मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सक्लूसिव स्टडी सर्किल में। प्यारे साथियों, आज मैं आपको हाई स्कूल के दूसरे क्लास में लासा और मासा निकालने के सभी तरीके, फार्मूले, लासा मासा क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मासा और लासा ज्ञात करना। क्या होता है मासा लासा? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है। देखो मासा को हम कहते हैं मासापा, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में से HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसे हिंदी में और कहेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। इसके अलावा जो लासापा होता है उसे कहते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब आगे सीखेंगे कि हम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करते हैं। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात करना। इसमें कुछ चरण होते हैं। पहला चरण है कि सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले जो भी हमें सवाल में, जैसे यहाँ पर ये दो सवाल हमने रखे हैं, सबसे पहले दी हुई संख्याओं के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नंबर 2 पर मासा के लिए क्या करेंगे? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो जो मासा होता है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उनमें सबसे छोटी जो उभयनिष्ठ कॉमन घात होती है उसका गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है लासा। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जो लासा होता है वो अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घातें होती हैं उनके गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। फिर अगला यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब दो संख्याएं A तथा B दी हों, उनके लासा तथा मासा दिए हों, तो सूत्र बनता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मतलब ये CF गुणे LCM बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस सवाल को लगाएंगे संख्याओं 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और संख्याएं हमारे पास क्या है? 6 और 20। तो हम इनके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर जब आप इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 6 लिखेंगे बराबर 20 लिखेंगे और यहाँ पर बराबर 6 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 3 से विभाजित होगा 3 एकम 3। तो इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3। ठीक है, अब 2 कितनी बार है? एक बार है, तो यहाँ से एक घात लगा दीजिए। 3 कितनी बार है? एक बार, यहाँ एक घात लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से 20 को देखेंगे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 बचा 0। फिर 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10। फिर आप 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो 20 के अभाज्य टुकड़े होंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इसे बराबर लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। जब किन्हीं संख्याओं के आधार संख्याएं बराबर होती हैं तो उन्हें अगर गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता होगा। तो 2 की घात 1 यहाँ, 2 की घात 1 यहाँ, कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 और यहाँ 5 बेचारा कितनी बार है? एक बार है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इनका HCF निकालेंगे, लासा निकालेंगे, सॉरी HCF मासा निकालेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो देखो यहाँ कॉमन, देखो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में बराबर मिल जाए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 की घात यहाँ 2 है, 2 की घात यहाँ 1 है। तो छोटी घात का मतलब हमें एक घात लेनी पड़ेगी, तो हमने ले लिया 2। देखो जो संख्या दोनों में कॉमन होगी उसकी सबसे छोटी घात ली जाएगी। अब इस वाले में 3 है, इस वाले में 5 है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे नहीं कॉमन है। तो हमारे पास HCF कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा।
अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम में लिखा हुआ है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि एलसीएम में जो हमारे पास होता है लासा, उसे ज्ञात करने में हम कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं छोड़ेंगे और बड़ी से बड़ी घात का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ दो की बड़ी, अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 यहाँ, 2 की घात 1 यहाँ। तो सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, हमने कहा कोई भी अभाज्य टुकड़ा नहीं छोड़ना है, ठीक है। 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा, यहाँ 3 घात 1 का मतलब 3 होगा, 5 की घात 1 का मतलब 5 होगा। तो 3 चौके 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो इस छोटे से सवाल का एचसीएफ जो आया है वो कितना है प्यारे बच्चों, 2 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 60 आया है। इस तरीके के 2-2 नंबर के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिखाने वाले हैं उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। ये सारे सवाल एनसीईआरटी किताब से हैं, राजीव प्रकाशन के हैं, विद्या प्रकाशन के, कई किताबें इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उदाहरण नंबर 2 में कहा गया कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में हमने आपको सिखाया कि कैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और एचसीएफ में क्या होता है कि हम जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनमें कम से कम पावर लेते हैं, घात लेते हैं। और जो एलसीएम होता है उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, वहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं देखा जाता, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका हल करेंगे। दिया है संख्याएं दे रखी है हमारे पास 6, 72 और 120। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर अब हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पहले आप 6 के नीचे लिखेंगे 72, उसके नीचे लिखेंगे कितना हम 120। ठीक है प्यारे दोस्त, आप कहीं जी मास्टर। यहाँ सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 6 2 से विभाजित होगा, हाँ 2 3 कितना आ जाएगा 6। अब 3 3 से विभाजित होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। जब तक आप विभाजित करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 3। इसी तरीके से आप 72 को करेंगे तो 72 को यहाँ देखेंगे, 2 से काटेंगे आप, 2 3 6, बचा 1 12, 2 छंग 12। अब 36 भी 2 से कट जाएगा तो 2 1 2 हो जाएगा, बचा 1 16, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। 18 भी 2 से कटेगा तो 2 नेम 18। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, और 3 से काटेंगे 3 1 3। तो यहाँ से 72 का आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा, फिर से 2, 3 बार 2 है, फिर हमारे पास आएगा 3 गुणा 3। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखेंगे, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात कितनी लिखेंगे 2, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे, 120 पे। तो 120 को हम यहाँ देखेंगे, देखो 2 से कटेगा, हाँ 2 छंग 12, 60 आया। अब फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। 15 किससे कटेगा दोस्तों, 3 से, 3 पचे 15। 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 1 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसके 120 के गुणनखंड लिखेंगे।
क्या क्या है, 2 है, गुणा 2 गुणा 2, 3 एक बार है और 5, अच्छा सॉरी यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। ठीक है, इसे आगे और बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार, 3 बार, 3 एक बार और 5 एक बार। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या सीखेंगे, लासा और मासा, HCF और LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा HCF, इसे हम क्या कहेंगे, मासा। तो अभी हमने आपको पीछे सिखाया था कि मासा निकालने के लिए जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, जो उनमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर है, उनकी सबसे छोटी घात लेनी है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बशर्ते यहाँ 2 की घात कितनी, 3, यहाँ 2 की घात कितनी, 3, बट यहाँ 2 की घात कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 1 है। तो हम कम से कम घात देखेंगे तो यहाँ कितनी घात आ जाएगी 2 की हमारे पास, 1। अब इसके अलावा देखो और कुछ कॉमन है, हाँ 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है। ठीक है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है। कम से कम घात लेनी है तो हम कितनी ले सकते हैं, 1 घात ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे कुछ कॉमन है, यहाँ 5 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 5 नहीं है। अगर 5 तीनों जगह होता तो हम उसे कॉमन ले लेते, 5 नहीं है तो अगला कोई नंबर हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो 6, 72 और 120 का जो HCF मासा आया है वो कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, अगला हम निकालेंगे LCM, लासा। अब लासा में हमने आपको सिखाया है कि प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात लेनी है। ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड की, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 1, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1, तो 3 की घात बड़ी कौन सी है, आप कहेंगे 2 है। क्या 5 यहाँ है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, उसमें परिभाषा में लिखा था प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी पावर लेनी है, तो 5 को भी लेना पड़ेगा। 5 हालांकि एक ही बार है। देखो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9। देखो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 की पावर 1 5 ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 अट्ठे 40 गुणा 9 और 9 चौके कितना आ जाएगा, 36। तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्यारे दोस्त वो 360 लासा आएगा, और HCF जो मासा है वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 4 नंबर में पेपर में आता ही आता है। कैसे लगाएंगे, देखो 65 और 117 के HCF और HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही लासा निकालें, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे हल दिया है, हमारे पास संख्याएं हैं 65 और 117, साथ में हमारे पास HCF दे रखा है कितना, 65 m माइनस 117, और निकलवा क्या रहा है, m का मान, m और LCM, इतनी 2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, तो हमें खुद इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेना है। तो हम 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर
देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 65 को देखें, ठीक है, तो यहाँ देखो 65 किससे विभाजित होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 एकन 5 बचा 1, 15 हो गया, 5 तियाँ 15, 13 से विभाजित होगा तो यहाँ से 13 एकम 13। इसके अलावा 117 को देखो, 117 किससे डिवाइड होगा, आप कहेंगे देखो 3 से होगा क्या, 3 तिहाई 9 बचा 2 27, 3 नेम 27, हाँ हो जाएगा। 39 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, बिल्कुल। 13 से ही होगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो हमने 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ देखो 65 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 गुणे 13 और 117 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 13। इसे देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2 और यहाँ लिखेंगे आप 13, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए हमने आपको बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन होंगे दोनों में बराबर होंगे, उनकी सबसे छोटी घात। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, यहाँ 13 है, लेकिन यहाँ पर 5 यहाँ 3 कॉमन नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है, एक एक घात है, तो आप HCF बता देंगे यहाँ कितना है, 13। ओके, तो HCF हमने निकाल लिया 13। अब उसने ATQ में क्या कहा है, देखो ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि जो HCF है वो 65M-17। तो देखो हमारे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन में है 65M-117 बराबर ये HCF है, HCF बराबर HCF होगा, तो यहाँ HCF कितना आया है, 13। एक लाइन और बढ़ाएंगे हम, 117 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 13 और 117 कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 65M बराबर 130। अगर हम 65 से डिवाइड करेंगे, 65 एकम 65, 65 दूना 130, तो मेरे प्यारे दोस्त M का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। M का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब इसने आपसे क्या कहा, इसने कहा कि इसका एलसीएम भी बताइए। तो ज़रूरी नहीं है हम इसमें अभाज्य गुणनखंड ही लगाएं, ठीक है, और लगा भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से ही अभाज्य गुणनखंड मौजूद हैं, तो आप यहाँ लगा दीजिए। अगर हम यहाँ से एलसीएम देखें तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम का मतलब होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, 5 भी आएगा, 13 भी आएगा, 5 भी आएगा, 13 भी आएगा, यहाँ 3 की घात बड़ी आएगी, मतलब 3 की घात 2 आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 13 पचे कितना हो जाएगा, 65, और 3 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। गुणा कराएंगे आप, 9 पचे 45 और 9 छाक 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58। हमारे पास एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 585, और एम का मान कितना आ जाएगा, 2। ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का पहले सवाल में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यहाँ से एक सवाल पेपर में आता ही आता है। अब देखो यहाँ से हम लिखेंगे हल, दिया है नंबर 1 संख्या हमारे पास है 140। अब हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे बहुत ही सरल है समझना। यहाँ से आपने 140 लिखा और हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कराने की तैयारी की। कैसे, देखो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10,
फिर आप 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब आप 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, तो हम 140 को देखेंगे। 140 बराबर क्या है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे लिखेंगे 2 की घात 2, यहाँ लिखेंगे 5 की घात 1 और यहाँ लिखेंगे 7 की घात 1। और ये हमारे पास क्या रहा, 140 को हमने लिखा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। समझ में आया आप सभी को? ओके। अगला पॉइंट दूसरा है, दूसरे पॉइंट में सवाल है संख्या बराबर 156। 156 को हम इसी तरीके से देखेंगे। कैसे, यहाँ लिखा आपने 156, कैंसिल कराएंगे। देखो क्या 2 से विभाजित होगा, हाँ, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16। क्या 2 से विभाजित होगा, 2 तियाँ 6 बचा 1, 18, 2 नेम 18। 3 से विभाजित करो, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। 13 एक अभाज्य संख्या है जो 13 से ही विभाजित होगी, 1 आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 156 बराबर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसके 156 के जो अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो 2 की घात कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। और 13 कितनी बार है, 1 बार है। ये इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल आपको यहाँ पर बताते हैं। संख्या हमारे पास कितनी है, 5005। अब 5005 को हम यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो 5005 5 से कैंसिल होगा। देखो 5, जब आप 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 2 जीरो और 5 एकम 5। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1001 एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है और 13 से विभाजित होती है। ठीक है, 7 से हो गया, 13 से हो गया, और साथ में अभी और देखते हैं, आप 7 से करके देखिए। देखो 7 एकम 7 बचा कितना, 3 30 हो गया, 7 चौके 28 बचा 2 21, 7 तियाँ 21। अब आप 13 से कैंसिल करेंगे, 13 एकम 13 बचेगा कितना, 1, फिर से 13 एकम 13 आ गया हमारे पास 11। तो हम ये बताना चाहते थे कि 1001 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाजित हो जाती है। यही इसके अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। और ये इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल 4 नंबर यहाँ देखेंगे। देखो हमारे पास संख्या कौन सी है, 38 25। यहाँ से हम 38 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 5 है। हम एक क्या 2 से 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स उसमें होंगे, जिसे आप पढ़िएगा। वहाँ से आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी, कौन सी संख्या किससे विभाजित है, किससे विभाजित नहीं है, वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है, वर्ग घन कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज क्या है, लाभ हानि क्या है, सरलीकरण क्या है, बदमाश क्या है, बहुत कुछ उसमें पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी 5 से कैंसिल होगा। देखो 5 सत्ते 35 बचेगा 3 32, 5 छक्का 30 बचेगा 2 5 पचम 25। आगे फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 एकम 5 बचा 2 26 पचम 25 बचा 1 15, 5 तियाँ 15। 3 से विभाजित होगा, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा।
अब 3 से करो, 3 एकम 3 हो जाएगा, बचा 3 सत्ते 21, 17, 17 बेचारा अभाज्य है वो खुद से ही कैंसिल होगा। तो आप 38, 25 को देखेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 और गुना 17। तो देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे 5 की घात 2। 17 बेचारा तन्हा है, इसे आप ऐसे ही अलग से लिख दीजिए। और 38, 25 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, हमने आपको सारी बात बताई, सारे सवाल क्लियर कराए। उम्मीद है ये पूरी स्लाइड आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी सीखते हैं। तो हम यहाँ इसका लिखेंगे हल, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर दिया है। आप हमारे साथ साथ एक नई कॉपी लेके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ से सारे सवाल एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है, उसमें संख्याएं हैं 26 और 91। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम 26 के पहले करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे 26, देखो 2 से कटेगा, हाँ 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 13 बेचारा अलबेला है, वो 13 से कटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1। इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका 91 का। क्या 91 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा। तो आपको जो आप जानते हो 13 सत्ते कितना होता है 91। 13 फिर से आ गया, ये एक बार कटेगा। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, देखो 26 के जो अभाज्य टुकड़े हैं वो 2 गुणा कितना है 13 है, और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 7 गुणा कितना है प्यारे बच्चे 13 है। अगर इन दोनों से हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ। आपने सीखा है कि एचसीएफ दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा उसकी मिनिमम घात होगी। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है यहाँ से यहाँ तक 13। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 13। एलसीएम में उसमें लिखा था कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात, यहाँ घात तो है नहीं, में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लिया जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 13। अगर हम गुणा करेंगे 13 से 91, 91 की 2 में गुणा करोगे आप कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 ने 18। 182। तो ये हमारे पास क्या हो गए प्यारे दोस्त, एचसीएफ का मान कितना आया 13 और एलसीएम का मान कितना आया 182। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा है हमारे पास 510 और 92। इनके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1 11, 2 पंचे 10, बचा 1 10, 2 पंचे 10। अब किससे कट जाएगा 5 से, 55 25 और 5 एकम 5। 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, बचा 2 21, 3 सत्ते 21, 17 हो जाएगा। 17 बेचारा अभाज्य है,
ये 1 से ही कटेगा। फिर हम 92 को करेंगे यहाँ पर 92, 2 से काटेंगे आप, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 हमारे पास सदाबहार अभाज्य है, वो भी 1 से ही विभाजित होगा माय डियर। यहाँ से हमारे पास 510, ये जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, देखो 2 के बाद में छोटा गुणनखंड 3 है, इसके बाद में 5 है, 5 के बाद में क्या है 17 है। यहाँ देखेंगे 92 को, 92 में हमारे पास 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 23 कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, अगर हम यहाँ से HCF देखें, HCF हमें कॉमन देखना पड़ता है, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो आपने लिखा 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम में हमें ज़्यादा घाते लिए जाते हैं, कोई गुणनखंड छोड़ा नहीं जाएगा। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो आप 2 बार तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और लास्ट में कितना बचा हमारे पास 23। गुणा करें, देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे कितना जगह 60, और 60 की आप जब 7 में गुणा कराएंगे, देखो 60 गुणा 7 गुणा 23 क्या आएगा, 7 छंग कितना आ जाएगा 42, 420, और गुणे कितना आ जाएगा 23। अब आप आगे गुणा करेंगे, देखो 0 आएगा, 23 दूना कितना आता है 46 का 6 आएगा, हासिल 4 लगा, 23 चक्कू 92, 92 और 4 कितना आ जाएगा 96, तो 96 60 इस सवाल का क्या होगा, लासा होगा। तो दूसरा सवाल भी आपको समझ में दोस्तों आया होगा। अब तीसरे सवाल की चर्चा करेंगे। तीसरे सवाल में हमारे पास संख्याएं हैं 336 और 54। तो दोस्तों अगर ऊपर के दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आए हैं तो इस वाले सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब बिना लाइक करे मत जाइएगा। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए।